क्या कोई किला ऐसा भी हो सकता है जिसे 300 साल तक कोई जीत ही ना पाया? न मराठों की तलवार, न मुगलों की तोपें, न पुर्तगालियों के जहाज, न अंग्रेजों की चालाकी। इतिहास कहता है हां एक किला था और आज उसी किले के बाहर समुद्र के किनारे हजारों सैनिक खड़े हैं। घोड़े हिनहिना रहे हैं, तलवारों की आवाज आ रही है, तोपें तैनात हैं और सामने अरब सागर की लहरों के बीच में खड़ा एक विशाल पत्थर का दुर्ग चुपचाप अड़िग खड़ा है। यह सन 1682 के आसपास का समय है और यह सेना किसी और की नहीं बल्कि मराठा इतिहास के सबसे बहादुर और सबसे बड़े योद्धा संभाजी महाराज की है। संभाजी महाराज घोड़े पर बैठे दूर तक फैले उस किले को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी जिज्ञासा है। बरसों से यह किला मराठा साम्राज्य की आंख की किरकिरी बना हुआ था। शिवाजी महाराज ने भी इसे जीतने की कोशिश की थी और असफल रहे। इतिहास का सबसे महानतम और चतुर योद्धा भी यहां आकर हार गया था। अब बारी थी उनके बेटे की। पास खड़े सेनापति कोंडाजी किले की दीवारों को गौर से देखते हैं। उनकी आंखों में एक सवाल है। कोंडाजी पास में खड़े एक बूढ़े स्थानीय मछुआरों की ओर मुड़ते हैं। वह आदमी इसी तट पर पीढ़ियों से रहता आया है। कोंडाजी पूछते हैं, इस किले को बनाया किसने था? यह इतना मजबूत, इतना अजय और समुद्र के बीचों बीच आखिर बना कैसे? वह बूढ़ा आदमी एक पल के लिए खामोश रहता है, फिर समुद्र की ओर देखते हुए शांत भाव और धीमी आवाज में कहता है, यह कहानी आज की नहीं है राजे। यह कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, जब यह किला था ही नहीं, जब यहां सिर्फ एक चट्टान थी। संभाजी महाराज घोड़े से उतरते हैं और उस आदमी के पास आकर बैठ जाते हैं। सुनाओ, वो कहते हैं, हमें भी जानना है हमारा आखिर पाला किससे पड़ा है, हम लड़ किससे रहे हैं। और वहीं उस समुद्र तट पर वह बूढ़ा आदमी जंजीरा की कहानी शुरू करता है। अरब सागर, एक ऐसा समुद्र जिसने हजारों वर्षों से सभ्यताओं को जन्म लेते भी देखा और उन्हें मिटते हुए भी देखा। इसी समुद्र ने मसालों से भरे जहाजों को अरब की ओर जाते देखा, घोड़ों से लदे जहाजों को फारस या आज के ईरान से भारत की ओर आते देखा। लेकिन 15वीं शताब्दी का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, दक्कन में बहमनी सल्तनत की तूती बोलती थी, गुजरात सल्तनत समुद्री व्यापार से समृद्ध हो रही थी। और सबसे जरूरी बात, उस दौर में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बची थी, पहाड़ों की नहीं बची थी, अब लड़ाई समुद्र की बन चुकी थी। आज हम सड़कें देखते हैं, रेलवे देखते हैं, 500 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी सड़क समुद्र था, जिससे सबसे ज्यादा व्यापार और सबसे ज्यादा वैचारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। एक जहाज सिर्फ सामान नहीं लाता था, वह अपने साथ धन लाता, नई तकनीक लाता और कई बार संभावित खतरे और युद्ध भी लेकर आता। इसलिए समुद्र पर नियंत्रण किसी भी राजा के लिए राजधानी जितना ही महत्वपूर्ण था। अब कोंकण के इस तट की कल्पना कीजिए, जहां आज के समय में रिजॉर्ट हैं, पर्यटक हैं, लेकिन 600 साल पहले यही तट अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। रात होते ही दूर समुद्र में दिखने वाली हर नाव व्यापारियों की भी हो सकती थी और लुटेरों की भी। तटीय गांवों को लूटना, बंदरगाहों पर कब्जा जमाना यह उस दौर की समुद्री राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा था। ऐसे में एक बात बहुत जल्दी समझ ली गई थी, अगर समुद्र से जीवन मिलता है तो उसकी रक्षा भी समुद्र से ही करनी होगी। और यही कहानी में प्रवेश होता है कोली समुदाय का। कोली, कोंकण तट पर यह समुदाय सिर्फ मछुआरे नहीं थे, समुद्र उनकी पहचान था। वो बिना घड़ी के ज्वार भाटों को पहचान लेते थे, हवा की दिशा से मौसम भांप लेते थे और कहां चट्टाने हैं और कहां धारा तेज, सब उन्हें अनुभव से मालूम था। लेकिन एक समस्या हमेशा बनी रहती थी, अगर समुद्र से हमला हो जाए तो पूरे गांव को चेतावनी कौन देगा? यही सवाल जंजीरा की कहानी का पहला अध्याय बनता है। कोंकण तट से कुछ दूरी पर समुद्र के बीच एक कठोर काली चट्टान थी। ऊपर से साधारण दिखने वाली यह चट्टान अपने स्थान की वजह से खास थी। वहां से समुद्र कई दिशाओं तक दिखाई देता। कोई भी जहाज तट पर पहुंचने से पहले इसकी नजरों से नहीं बच सकता था। कोली सरदार राम पाटिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर यहां एक लकड़ी की समुद्री चौकी बनाने का फैसला किया। इसे बाद में नाम मिला मेडेकोट। ध्यान दीजिए, यह कोई राजमहल नहीं था, लकड़ी के खंभों, मजबूत बल्लियों से बनी एक साधारण रक्षा चौकी। लेकिन इतिहास कई बार
बहुत साधारण शुरुआतों से बदलता है। राम पाटिल को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस लकड़ी की चौकी को वो अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, उसी जगह कुछ दशकों बाद भारत का सबसे समृद्ध अजेय समुद्री दुर्ग खड़ा होगा। अब जरा दूर अहमदनगर सल्तनत के दरबार में चलते हैं। सल्तनत के शासक जानते थे आने वाला युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा। समुद्र भविष्य का युद्ध क्षेत्र बनने वाला था और समुद्र के बीच बना एक लकड़ी का गढ़ अब सल्तनत की नजरों में भी था। अब सल्तनत की नजरों में एक रणनीतिक संपत्ति बन चुका था यह गढ़। यही इतिहास में प्रवेश होता है पीरम खान का। पीरम खान के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ स्रोत उसे सिद्धि मूल का सेनापति कहते हैं, कुछ सिर्फ अहमदनगर सल्तनत का नौसैनिक अधिकारी। लेकिन जब उसने पहली बार समुद्र के बीच में वह चौकी देखी तो वह तुरंत समझ गया कि सीधा हमला आसान नहीं होगा। और एक कुशल सेनापति वही होता है जो अपनी सेना को भी बचाए और युद्ध भी जीत ले, जो जीत से पहले युद्ध टालने की कोशिश करे। पीरम खान को यह किला जीतना था। फिर आई वह रात जिसने समुद्र का इतिहास बदल दिया। प्रचलित विवरणों के अनुसार राजापुरी की खाड़ी में एक दिन व्यापारिक नावों का एक बड़ा रेला दिखाई दिया। रेशमी कपड़े, लकड़ी के बड़े संदूक, दूर के व्यापारियों जैसा वेश धारण किए लोग। संदेश भेजा गया, हम सूरत से आए व्यापारी हैं, हम सूरत से आए व्यापारी हैं। मौसम बिगड़ गया है, बस एक रात के लिए शरण चाहिए। उस दौर में ऐसी घटनाएं आम थी। मेडेकोट के लोगों ने उन पर भरोसा कर लिया। उस रात दावत हुई, उत्सव जैसा माहौल बना। कुछ स्रोतों में लिखा मिलता है कि उन बड़े बड़े संदूकों में असल में सैनिक छिपे हुए थे और कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी मदिरा थी जिसे पीकर वहां के कोली समाज के लोग बेहोश हो गए। कुछ कथाओं में 300 तक संदूकों का जिक्र है। आधुनिक इतिहासकार इसे पूरी तरह से प्रमाणित तो नहीं मानते, पर इससे मिलती जुलती कहानियां जरूर सुनाते हैं। किले पर छल से ही कब्जा हुआ था, पर एक बात तो सभी इतिहासकार मानते हैं, किले पर छल से ही कब्जा हुआ था। मेडेकोट राम पाटिल के हाथों से निकल चुका था। समुद्र वहीं था, लहरें वहीं थी, लेकिन अब उस चौकी पर कोली प्रहरी नहीं थे। सल्तनत के सैनिक खड़े थे। किसी ने एक भी बड़ी लड़ाई नहीं देखी, लेकिन इतिहास बदल चुका था। राम पाटिल का आगे क्या हुआ, इस पर स्रोत एकमत नहीं है। कुछ कहते हैं वे युद्ध में मारे गए, कुछ कहते हैं बंदी बना लिए गए, और कुछ ये कहते हैं कि उसी को उसकी चौकीदारी वापस सौंप दी गई। इतिहास की यही कठिनाई है, जीतने वालों के नाम विस्तार से लिखे जाते हैं, हारने वालों की कहानी धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। अब अहमदनगर सल्तनत के सामने एक नया सवाल था। क्या लकड़ी का यह गढ़ समुद्र की आंधियों का सामना कर पाएगा? जवाब था नहीं। नमक, नमी, तेज हवाएं, लगातार टकराती लहरें लकड़ी को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। अगर यह स्थान स्थायी समुद्री दुर्ग बनना था तो अब पत्थर बोलने वाला था। लकड़ी का मेडेकोट धीरे धीरे इतिहास बनने लगा। उसकी जगह एक ऐसे किले की कल्पना आकार लेने लगी जिसकी दीवारें समुद्र को चुनौती देती हैं। लेकिन पत्थर का किला तो बन जाएगा, सवाल यह था उसे अजय कौन बनाएगा और कहां से आएंगे वो पत्थर जिससे इस अजय किले का निर्माण किया जाएगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें भारत से हजारों किलोमीटर दूर चलना होगा। हमें जाना होगा पूर्वी अफ्रीका में। आप सोचेंगे इस किले से अफ्रीका का क्या संबंध है? आज का इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और तंजानिया के तट, यहीं से हिंद महासागर का विशाल समुद्री व्यापार संचालित हो रहा था। और यहीं से आए वो लोग जिन्हें अरबी में अल हब्श कहा जाता है। अबसीनिया के निवासी, इसी से बना हब्सी शब्द। समय के साथ भारत में एक और नाम प्रचलित हुआ, सिद्दी। इतिहासकार मानते हैं यह शब्द शायद अरबी सम्मान सूचक सैयदी से विकसित हुआ। हालांकि इसकी उत्पत्ति पर मतभेद भी हैं, लेकिन कुछ भी हो, किले को बनाने वाले लोग यहीं से आए थे। और यहां एक बड़ी गलतफहमी को साफ कर लेना जरूरी है। आज भी बहुत लोग मानते हैं भारत आने वाले सभी सिद्धी गुलाम थे, पर पूरा सच ये नहीं है। कुछ लोग दास बनाकर जरूर लाए गए थे, लेकिन कई स्वतंत्र नाविक थे, कई कुशल सैनिक थे, कई समुद्र युद्ध के ऐसे विशेषज्ञ जिनकी बराबरी उस दौर में बहुत कम लोग कर सकते थे। दक्कन के सुल्तान इन पर इतना भरोसा क्यों करते थे? जवाब राजनीति में छिपा है। दक्कन की सल्तनतों के दरबार स्थानीय सरदारों की प्रतिस्पर्धा से भरे हुए थे।
सभी सरदार एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए थे। हर कुल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। सल्तनतों को ऐसे सैनिक चाहिए थे जो किसी स्थायी गुट से न जुड़े हों, जो सिर्फ अपने शासक के प्रति वफादार रहें और जो कहा जाए उसे करते हैं। और यहीं अफ्रीका से आए योद्धा सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। बहादुर भी, अनुशासित भी और शारीरिक रूप से भी काफी मजबूत, और सबसे जरूरी समुद्र को समझने वाले लोग। धीरे धीरे इनमें से कई सिर्फ सैनिक नहीं रहे, सेनापति बने, किलेदार बने, जहाजों के कमांडर बने। इन्हीं में से एक नाम आज भी इतिहास सम्मान से लेता है, मलिक अंबर। हालांकि मलिक अंबर का सीधा नाता जंजीरा से नहीं था, लेकिन उसने दक्कन की राजनीति ही बदल दी। उसने साबित कर दिया अफ्रीकी मूल का व्यक्ति सिर्फ सैनिक नहीं, एक महान रणनीतिकार भी बन सकता है। उसके युद्ध कौशल ने मुगलों जैसी विशाल शक्ति को वर्षों उलझाए रखा। यही वह माहौल था जिसमें सिद्धियों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उधर समुद्र के बीच मेडेकोट अब बदल रहा था। लकड़ी की चौकी पत्थर की योजना में ढल रही थी। अहमदनगर सल्तनत समझ चुकी थी, अगर पश्चिमी समुद्र पर राज करना है तो एक ऐसा दुर्ग चाहिए जिसे समुद्र भी न गिरा सके, और उसकी रक्षा करने के लिए वो लोग जो समुद्र को अपनी मातृभूमि की तरह पढ़ सके। और इतिहास ने इन दोनों को मिला दिया, जंजीरा और सिद्दी। यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जो आने वाले 200 वर्षों तक मराठों, मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों सबके लिए चुनौती बनने वाला था। समुद्र किनारे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी यहां कर रुक जाता है। संभाजी महाराज उसकी ओर देखते हैं, कोंडा जी भी खामोश हैं, और सामने है वही अजय दुर्ग। अब वह सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं लगता, वह एक कहानी लगता है, एक ऐसी कहानी जो अभी शुरू ही हुई है। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, पर राजे, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली किला अभी बना ही नहीं है। पत्थर अभी समुद्र तक पहुंचे भी नहीं थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि समुद्र के बीचों बीच ऐसी दीवारें खड़ी होंगी जिन्हें देखकर विदेशी यात्री लिखेंगे, अगर समुद्र का कोई राजा है तो उसका सिंहासन यही है, मुरुड जंजीरा। संभाजी महाराज किले की ओर देखते हैं और उसे बस देखते जाते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक इरादा, एक सपना नहीं, बल्कि उत्सुकता भी है इस किले के बारे में जानने की। तो फिर वो पूछते हैं, यह पत्थर का समुद्र बना कैसे? यह पत्थर का किला समुद्र के बीच बना कैसे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, वह कहानी अगली है सरकार, और अब इस कहानी को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। पत्थर कहां से आए, उन्हें डुबोए बिना समुद्र तक कैसे पहुंचाया गया, मीठे पानी का इंतजाम कैसे हुआ, और इंजीनियरों ने ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई कि वह किला आज भी 600 वर्षों के बाद भी ज्यों का ज्यों खड़ा है। इसने इस किले को सदियों तक लहरों के सामने अड़िग रखा। जानने के लिए अगले एपिसोड में जरूर मिलिए। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, और अगर आप हमें डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम आपको QR कोड दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।